हेलो बच्चों, मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। बच्चों, आज मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में बताऊंगी और इस आंदोलन के क्या कारण थे और क्या परिणाम रहे। आइए हम इसकी चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व की स्थिति। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी उस आंदोलन में हुए हिंसा से बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन वापस लिया, बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और कुछ लोगों ने, जो उसमें कुछ क्रांतिकारी नेता थे, उन लोगों ने मन ही मन इसका विरोध भी किया। आइए अब हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब कांग्रेस के कुछ नेताओं को पता चला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो मन ही मन ना वो ज़्यादा नाराज़गी ही अपनी जाहिर किए और ना ही वो खुशी ही जाहिर किए, क्योंकि उसमें से कुछ नेता जो थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे और उनका मानना था कि परिषद के अंदर रहकर ही ब्रिटिश नीति का विरोध किया जा सकता है। वो ये बार बार दिखाना चाह रहे थे कि ये परिषदें जो हैं लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, इसलिए इनका विरोध करना आवश्यक है। इसी में अगली कड़ी है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज का मतलब आप जानते हैं कि अपना राज्य, और जब इस पार्टी का गठन हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया था, तब कुछ नेताओं ने इसके विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इन नेताओं का विचार था कि असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस आंदोलन को आश्चर्यजनक सफलता मिल रही थी और कुछ दिनों में यह आंदोलन अंग्रेजी राज की कमर तोड़ देता। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, आप इसे नोट करते चलिए। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, नरसिंह चिंतामन केलकर ने स्वराज पार्टी का गठन किया था और इनका ये मानना था कि हमें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। चित्तरंजन दास को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू जी सचिव के रूप में नियुक्त हुए। बच्चों, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन आप समझ रहे हैं, यानी अपना शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। इनका ये मानना था कि हम ऐसे ही एक सरकार ले आएंगे जो हमारी अपनी सरकार होगी, और इसी के तहत इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। उधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता असहयोग आंदोलन से भी अधिक सशक्त जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति पर जोर दे रहे थे। आंतरिक बहस और चर्चा की स्थिति में धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आया और आगे हम देखेंगे कि उस समय भारत की राजनीति में किस तरह परिवर्तन आया और क्या क्या कारण रहे। 1920 के अंत तक प्रमुख दो कारणों ने भारतीय राजनीति का रुख बदल दिया था। वो कौन कौन से कारण थे, आइए। पहला कारण देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। आप ही जान रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति कितनी ख़राब हो गई थी। और असहयोग आंदोलन जब मैंने समझाया था तब आपको ये बताया था कि उस विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उसी समय अकाल भी पड़ा था और फसल नष्ट हो गई थी, तो काफ़ी विषम परिस्थितियों से उस समय हमारा देश गुजर रहा था। दूसरा है आपका कृषि मूल्य, जो 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 तक आते आते पूरी तरह धराशायी हो गई थी। ये दो मुख्य ऐसे कारण थे जो भारतीय राजनीति को बिल्कुल
दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी। इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में किया था। इस कमीशन में 7 अंग्रेज़ सदस्य थे और ये 7 अंग्रेज़ सदस्य ब्रिटिश संसद के मनोनीत सदस्य थे। सारे ब्रिटिश संसद के सदस्य इसमें थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया और इस नाम से ये प्रसिद्ध था। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना था और उसके विषय में सुझाव देना था। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। भारतीय भी द्वैध शासन से ऊब चुके थे और वे इसमें कुछ परिवर्तन भी चाह रहे थे। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे और जिन्हें श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और जब साइमन कमीशन भारत आता है उस समय उसकी बड़ी विषम स्थिति होती है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि जब साइमन कमीशन के भारत आने के बाद क्या क्या राजनीतिक स्थिति बनी थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वह अब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा से टूट गया था और 1927 में ही मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया था। इसमें नेहरू जी, गांधी जी सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया और मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया था। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है तो लोगों ने उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया था। आप सोच सकते हैं कि कैसी परिस्थिति उसमें बनी होगी और इस साइमन कमीशन के विरोध में सारे भारतीय एकजुट हो गए थे। जितने दल थे वो भी एकजुट थे, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस समय महत्वपूर्ण पार्टियां थी। ये दोनों ही पार्टियां साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी और जो प्रदर्शन हो रहे थे उनमें इन दोनों पार्टियों ने अपना सहयोग किया था और साथ दिया था। साइमन कमीशन को काले झंडे भी दिखाए गए थे। जगह जगह विरोध और प्रदर्शन हुए थे। लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी अपंग हो गए थे। इसी में एक कड़ी आगे बढ़ते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा गया और बहुत निर्ममतापूर्वक पीटा गया था। उनके जो लाठियां चलाई गई थी उनके छाती पर ही लगी थी और इस विरोध प्रदर्शन में और लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हुए थे और वही लाठीचार्ज उनकी मृत्यु का कारण भी बनी थी। लाला लाजपत राय ने अपने मरने से पहले कहा था कि आज मेरे ऊपर बरसी हुई हर एक लाठी की चोट अंग्रेज़ों की ताबूत की कील बनेगी। और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का जब समाचार पूरे भारत में फैला, एक नई हलचल फिर से शुरू हो गई। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चल के बताते हैं क्या क्या परिस्थितियों में परिवर्तन आया था। डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा अक्टूबर 1929, ये हमारा अगला टॉपिक है
और डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं बच्चों? इसे हिंदी में औपनिवेशिक स्वराज्य। आइए अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि भारत में किस तरह डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा हुई थी। वैसे देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 में इसकी मांग की थी और उस समय इसका अर्थ केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था और जब लाला साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और भारत की राजनीतिक स्थिति में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की और वो भी सिर्फ दिखावटी ही था, न कि वास्तविक रूप में। देश में चल रहे विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की और ये कहा कि भारत में संवैधानिक प्रगति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति है, किंतु औपनिवेशिक स्वराज के स्वरूप की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। फलतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस प्रकार की अस्पष्ट और विलंबित घोषणा पत्र पर संतोष प्रकट करने से इनकार कर दिया था। लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की थी, लेकिन उनका ये प्रस्ताव बिल्कुल गोलमोल ही था, उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेताओं के बीच ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में मत बनने लगा था, लेकिन धीरे धीरे इस खेमे का प्रभाव घटता गया और पूर्ण स्वराज की मांग उभरकर सामने आई। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बच्चों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि पूर्ण स्वराज क्या है और ये मांग क्या थी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये मांग हुई थी और उसका क्या प्रभाव हमारे देश की राजनीति पर पड़ा था। 19 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया। लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरीके से मुक्त होकर अपना राज्य या अपना राज बनाने के लिए संघर्ष की शपथ ली थी। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का घोषणा पत्र तैयार हुआ और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। यह भी घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। बच्चों, ये शपथ क्या थी? शपथ ये थी कि इसमें यह कहा गया था कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय जनता की स्वतंत्रता को हनन किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, ये उस दिन की शपथ थी जो कांग्रेस के सभी सदस्यों ने ली थी और इसी के तहत आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत आते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि नमक यात्रा क्या थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। लाहौर अधिवेशन में जो शपथ ली गई थी, बहुत कम लोगों का ध्यान उस तरफ गया था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी को ये एहसास हो गया था कि अब उन्हें एक नया जन आंदोलन शुरू करने के लिए एक नया आधार ढूंढना चाहिए और देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को उस समय नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगें अपनी लिखी थी। उसमें से कुछ मांगें तो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से संबंधित थीं और कुछ मांगें उनकी सामान्य मांगें थीं। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी लोग उनके अभियान में शामिल हो सके। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को ख़त्म करने की। नमक का प्रयोग अमीर हो चाहे गरीब हो सभी इस्तेमाल करते थे और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था और नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को गांधी जी ने ख़त्म करने के लिए भी सिफारिश की, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बच्चों देखा जाए तो महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे और अंततः महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब महात्मा गांधी ने अपने ही देश में नमक पर जो टैक्स लगा था उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से पहले तो उन्होंने एक अपना लेटर लिख के सिफारिश की, लेकिन जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम से दांडी कुल 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और उनका जो एक काफिला था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों ये चित्र देखिए आप, ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा का ये चित्र है और देखिए महात्मा गांधी कैसे अपने अनुयायियों के साथ पैदल नंगे पैर जा रहे थे। साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी की यात्रा तय की थी। गांधी जी अपनी टोली के साथ 24 दिन तक लगातार 10 मील का सफ़र तय कर रहे थे। वो जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ लोगों को समझाया और उनसे निवेदन किया या आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की जो भी आज्ञा है या जो भी उनका आदेश हो उसका शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अर्थात आप समझ सकते हैं कि आज्ञा और अवज्ञा मतलब कहना ना माने, शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार हुआ था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की और इस तरह से देखा जाए बच्चों तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके साथ ही साथ
नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, वनीय लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन शुरू कर दिया था, स्त्रियां शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने लगीं। इस तरह से देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिन प्रतिदिन स्थिति गंभीर होती जा रही थी। देखा जाए तो जून 1930 तक यह आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया था। पुलिस तथा सेना की गोलियों से भयभीत होने के स्थान पर सत्याग्रहियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इन सभी विरोध प्रदर्शन से औपनिवेशिक सरकार परेशान हो गई और धीरे धीरे उसने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के साथी अब्दुल गफ्फार खान को जब गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए भी सड़क पर उतर आई और पुलिस ने गोली भी इनके ऊपर चलाई थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी की कड़ी में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जो कारखानों में मजदूर काम करते थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने भी निर्ममता दिखाते हुए शांतिपूर्ण जो जुलूस या प्रदर्शन निकल रहे थे उन पर हमले कर दिए। इस प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें भी पीटा गया, मारा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। एक बार फिर जनता के मन में जो आक्रोश था या उत्साह था, महात्मा गांधी के इस निर्णय के बाद फिर वापस ठंडा हो गया। गांधी इरविन समझौता 1931 और गोलमेज सम्मेलन। बच्चों, अब मैं आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्थगित या असफल हो गया था क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसके प्रति असहयोग की भावना जाहिर की थी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आश्वासन गांधी जी को दिया था। दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन जो शुरू हुआ था वो सफल नहीं हुआ। वार्ता बीच में ही टूट गई और गांधी जी निराश होकर वापस लौट आए। महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने ये पाया कि सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया है। अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए तरह तरह के कठोर कानून बनाए गए थे। इन सब परिस्थितियों को देखकर महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लगभग साल भर तक यह आंदोलन बहुत अच्छे से चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी, यानी वो आंदोलन धीमा हो गया था। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ये हमारा अगला टॉपिक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आम लोगों की राय क्या थी। गांव में जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, इन समृद्ध किसान समुदायों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का घोर समर्थन किया और कई बार अपने सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर भी किया था। लेकिन जब उन्हें 1931 में यह पता चला कि लगान के घटे बिना ही आंदोलन वापस ले लिया गया है, तो इन्हें बड़ी निराशा हुई और 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। उस समय के जो गरीब किसान थे, उनको ज़मीन के मालिकों को किराए का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था।
लेकिन कांग्रेस जो है भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से हिचकिचा रही थी और इसी कारण किसानों और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो अनिश्चित थे। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया था। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला जैसे उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद धीरे धीरे इन व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी धीमा पड़ता गया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बाहर बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था। 1930 में छोटा नागपुर के टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार जो भी अभियान हुए थे उनमें हिस्सा लिया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित नहीं किया और ये बात इनको बहुत बुरी लगी थी। इस नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं ने भी विशेष भूमिका निभाई थी। शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं जो उच्च जाति की थी उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ग्रामीण परिवेश में भी जो संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं थीं वो भी इस आंदोलन में शामिल थी और राष्ट्र की सेवा करना इन्होंने अपना पवित्र दायित्व भी समझा था। बच्चों, यह चित्र आप देखिए, ये उसी समय का दृश्य है जब समस्त महिलाएं धरना प्रदर्शन में शामिल थी। लेकिन बच्चों, देखा जाए तो समाज का एक ऐसा वर्ग था जो इस स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं था और यह वर्ग था दलितों का। यह खुद को 1930 के दशक के दौरान अपने आप को दलित कहने लगे थे। कांग्रेस ने दलितों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए दलितों को हरिजन नाम दिया। गांधी जी ने दलितों को मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था, लेकिन कुछ दलित समुदाय ऐसे थे जो वो अलग से आरक्षण की मांग कर रहे थे और उनका मानना था कि ये सामाजिक अपंगता जो है केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और जिसके चलते अंग्रेज़ों ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर का एक विवाद भी हुआ। गांधी जी ने आमरण अनशन पर शुरू कर दिया था। जी का मानना था कि अगर ये आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो दलितों का समाज में एकीकरण नहीं हो पाएगा। आगे चलकर अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें मिल गईं। हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखा जाए तो 1920 के दशक के आसपास कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी नज़दीक हो गई थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग कर दी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद होने लगे और इनके बीच मतभेद होने के लिए दो कारण थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी दो शर्तों पर निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे और पहली उनकी मांग थी कि केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम वर्चस्व वाले क्षेत्रों में उनको उसी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाए। लेकिन 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में M.R. जैकर ने इस समझौते की खुलेआम आलोचना की, जिसके कारण यह मुद्दा हल नहीं हो सका। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी तो बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बड़े चिंतित थे। उनकी ये सोच थी कि हिंदू बहुसंख्यक देश में कहीं मुस्लिमों को दबा न दिया जाए। सामूहिक अपनेपन का भाव, ये अगला टॉपिक है। सामूहिक अपनेपन के विकास के लिए बच्चों उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जैसे इतिहास तथा लोकगीत, लोकप्रिय प्रिंट और प्रतीक, इन सभी का प्रयोग किया गया। 1870 ईस्वी में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की छवि बनाई। मातृभूमि के लिए उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। यह गीत उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। भारत माता की छवि को पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था और इस चित्र में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है।
बच्चों, ये चित्र को ध्यान से देखिए। ये भारत माता का चित्र है जिसमें उन्हें सन्यासिनी रूप में दर्शाया गया है। इसी के तहत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें हरा, लाल और पीला रंग था, उसे तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दिखाया गया। 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगा ही था जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग थे और इस तिरंगे के मध्य में चरखे को रखा गया था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा थाम के चलना उस समय शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत हुआ करता था। बच्चों, इन सब विषम परिस्थितियों में भी गांधी जी ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया और 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद एवं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पहले भारत में व्यापक असंतोष फैल गया था और गांधी जी ने पूरी तरह ये निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों को मजबूर करेंगे भारत छोड़ने के लिए और इसी के तहत 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन में गांधी जी ने एक सुप्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों ने इस आंदोलन के समर्थन में हड़ताल किया और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए और जुलूस भी निकाले थे। देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए सरकार के खिलाफ बढ़ते क्रोध ने 20वीं सदी में स्वतंत्रता के लिए आम संघर्ष में भारत के विभिन्न समूह और वर्गों को एकत्रित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी के लिए संगठित होकर आंदोलन चलाने की सराहनीय कोशिश की और यही आंदोलन चलता रहा, निरंतर चलता रहा और उसका परिणाम हमें 1947 में आज़ादी के रूप में मिला। बच्चों, आज आपका ये लेसन आज ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। टेक केयर।